फ्रांस की क्रांति के दौरान ये जुमला शायद सबसे ज्यादा मशहूर हुआ कि अगर लोगों को रोटी नहीं मिलती तो फिर वो केक खाना शुरू करे। इस एक जुमले ने फ्रांस की जनता की गरीबी पर कटाक्ष का जो वार किया था वो इतना खौफनाक था कि इनके पेट की आग इंतकाम के शोलों में बदल गई। कहा जाता है कि ये जुमला फ्रांस की नई मलिका मैरी एंटोनेट की तरफ से बोला गया था। अब ये जुमला सच था या झूठ ये किसी को मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी जनता ने इस बात पर यकीन किया क्योंकि फ्रांस की मलिका मैरी एंटोनेट ये वो औरत थी जिससे जनता हमेशा नाराज ही रही। ये मलिका अपने साथ अपने पति को भी ले डूबी, लेकिन कैसे? फ्रांस ने अपनी हार का बदला ब्रिटेन से कैसे चुकता किया? ये मैडम खसारा कौन थी? लोग एक भिखारन का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे थे? और बादशाह का कातिल कौन था? कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन लुईस द 16 वो बदकिस्मत बादशाह है जिसकी तबाही के पीछे अपनी गलतियों के अलावा एक औरत की नाकामी या यूं कह लीजिए कि बदनामी का ज्यादा असर था। 1775 में जब लुईस द 16 और मलिका मैरी एंटोनेट फ्रांस के तख्त पर बैठे तो जनता को लगा कि अब उनके अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन जनता को मालूम नहीं था कि बादशाह दिल का तो अच्छा था लेकिन राजपाट की जिम्मेदारियों को बोझ समझता था। जब इसने पहली बार ताज पहना तो कहा था कि इससे मुझे तकलीफ होती है, लेकिन बादशाह को कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा ये जानने से पहले फ्रांस के निज़ाम हुकूमत या राजपाट के तौर तरीके को समझ लीजिए। फ्रांस में बज़ाहिर एक पार्लियामेंट या संसदीय प्रणाली का राजपाट था, यानी बादशाह का कोई भी ऑर्डर फ्रांस के पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर कानून नहीं बन सकता था। फ्रांस में एक फेडरल पार्लियामेंट थी और सारे सूबों या जिलों में लोकल असेंबलीज थी। पार्लियामेंट के 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में धार्मिक लोग यानी पादरी वगैरह शामिल थे, दूसरे हिस्से में उमरा यानी बादशाह के दरबारी थे और तीसरे हिस्से में जनता के अंदर से लीडरों को चुना जाता था। पार्लियामेंट के इस तीसरे वाले हिस्से को थर्ड स्टेट भी कहते थे, लेकिन सितम ये था कि धार्मिक तबका और दरबारी जो फ्रांस की कुल आबादी का सिर्फ 3% थे, इन दोनों ग्रुप्स को पार्लियामेंट में ज्यादा सीट्स मिलती थी, जबकि बाकी 97% 97% जनता के पास पार्लियामेंट में बहुत कम सीट्स थी। नतीजा ये निकला कि धार्मिक लोग और दरबारियों ने बादशाह से मिलकर पार्लियामेंट को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। यानी एक तरफ बादशाह, धर्म के ठेकेदार और बड़े बड़े दरबारी थे जिनका स्टैंड पार्लियामेंट में मजबूत था, जबकि दूसरी तरफ जनता के चुने हुए लोग जो पार्लियामेंट में कम सीटों की वजह से कमजोर थे। 150 सालों से फ्रांस की पार्लियामेंट बस हाथी के दांतों की तरह बनकर रह गई थी, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। अब दरबारियों ने बादशाह की मदद से अपने और दूसरे दौलतमंद मालदार लोगों पर लगे सारे टैक्सेस खत्म करवा के जनता को तरह तरह के टैक्सेस में जकड़वा दिया। इनमें एक टैक्स का नाम टाइला था। फ्रांस में उस वक्त जो कोई भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाल बना के बन ठन कर निकलता था तो उस पर टाइला टैक्स लग जाता था। आम लोग इस टैक्स से बचने के लिए अपना हुलिया भी खराब रखते थे और हर वक्त फटे पुराने कपड़े पहने रहते। एक और टैक्स था, नमक टैक्स। 8 साल की उम्र से फ्रांस के हर शहरी को यह टैक्स देना पड़ता था। ऐसे ही बहुत सारे टैक्सेस ने जनता की माँ बहनें करके रख दी थी। इन हालातों में नए बादशाह ने जनता को राहत देने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए। सबसे पहले तो बादशाह ने जनता की तरफ से चीजें और तोहफे लेना बंद कर दिया। सरकारी खजाने में बचत और सादगी लाने का ऐलान किया। बहुत से सूबों के असेंबलीज को भी बहाल कर दी और वो मज़ारे भी आज़ाद कर दिए जो उस जमाने में बड़े जमींदारों के गुलाम समझे जाते थे। टैक्स में बेहतरी के लिए बादशाह ने एन रॉबर्ट जैक्स टर्गट नाम के एक शख्स को वजीर खजाना या फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जिसने जनता पर लगा टैक्स कुछ कम करके मालदार लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक औरत बादशाह के रास्ते में रुकावट बन गई। लोग इस औरत को मैडम डेफिसिट या मैडम खसारा कहने लगे थे। ये औरत कोई और नहीं बल्कि खुद मैरी एंटोनेट थी। जी हाँ, फ्रांस की मलिका मैरी एंटोनेट आला दर्जे की फिजुल खर्च मलिका साबित हुई, लेकिन इसमें बादशाह का भी कुछ कसूर था, और वो ये कि बादशाह और मलिका के रिश्ते पहले दिन से ही खराब हो गए थे। बादशाह का तो ये हाल था कि वो अपनी मलिका की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता था। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो सका कि राजपाट या हुक्मरान जोड़े की जिंदगी इनकी खुद की जाती जिंदगी नहीं होती और इनके रिश्तों की खराबी का असर राजपाट और जनता पर जरूर पड़कर ही रहता है। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बादशाह ने मलिका को बिल्कुल ही उसके हाल पर छोड़ दिया।
नतीजा ये निकला कि मलिका ने बादशाह की बेवफाई का गम मिटाने के लिए नित नए फैशन और दौलत के दिखावे में अपनी पनाह ढूंढ ली। कहते हैं कि फ्रांस के इतिहास में मैरी एंटोनेट से ज्यादा फैशनेबल मलिका कोई नहीं गुजरी। मलिका जब हर रोज सुबह उठकर तैयार होती तो इसे सिर्फ कपड़े पहनाने और बाल बनाने में ही घंटों लग जाते थे। हर रोज इसके बालों का स्टाइल बिल्कुल अलग ही होता था। वो दिन में कई कई बार लिबास भी बदला करती थी। उसके लिए एक से बढ़कर एक लिबास तैयार किए जाते थे। वो गहने और जेवरात पर भी पैसा पानी की तरह बहाती थी। एक बार इसने कानों के लिए बालियां खरीदी जिनमें 6 हीरे जड़े थे। उन बालियों की कीमत आज के हिसाब से 4,60,000 पाउंड्स थी, यानी हमारे इंडियन रुपयों के हिसाब से 4.5 करोड़ से भी ज्यादा। मलिका जुए जुआर की भी बहुत शौकीन थी और अक्सर अपने जेवर और आम इस्तेमाल की चीजें तक जुए में हार जाती थी। इसने सिर्फ एक ही साल में 4 लाख पाउंड जुए के अंदर हारे। लेकिन इतने सारे फैशन और जुए से भी मैरी एंटोनेट को दिमागी सुकून नहीं मिल सका। फिर उसने शाही दरबार की भागदौड़ भरी जिंदगी से फरार होने के लिए महल से कुछ दूर एक बंगले को खाली करवा लिया और ज्यादातर वहीं पर रहने लगी। ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि फ्रांस में ये जरूरी था कि मलिका ज्यादातर वक्त महल में गुजारे और दरबारियों के साथ ज्यादा से ज्यादा मेलजोल बना के रखे। लेकिन जब मलिका ने ऐसा नहीं किया तो दरबारी इससे नाराज हो गए और इसकी जासूसी करवाने लगे कि आखिर मलिका अपने बंगले में छुपकर क्या करती रहती है। जब मलिका को यह एहसास हुआ कि उसकी जासूसी कराई जा रही है तो उसने अपने बंगले की खिड़की पर शटर लगवा लिए ताकि कोई बाहर से अंदर ना झांक सके। मगर अब दरबारियों का शक यकीन में बदल गया। वो सोचने लगे कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। इन सब का नतीजा ये निकला कि पहले महल के अंदर मलिका के खिलाफ तरह तरह की कहानियां तैयार की गई और फिर दरबारी नौकरों के जरिए ये कहानियां जनता तक पहुंच गई। जनता तो पहले से ही मलिका से नफरत करती थी, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी और ऑस्ट्रिया की वजह से ही फ्रांस 7 साला जंग में हारा था। सो इसी वजह से जब शाही महल से तरह तरह की कहानियां जनता तक पहुंची तो लोगों ने एक की 4 बातें खुद ही बना ली। कहा जाने लगा कि मलिका के अपने ही नौकरों से नाजायज रिश्ते हैं। एक स्वीडिश पॉलिटिशियन एक्सेल वॉन फर्सन से मलिका का स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा बदनाम हुआ। मलिका की इन झूठी अय्याशियों की झूठी तस्वीरें पैम्पलेट्स पर छपवाकर फ्रांस के घर घर तक पहुंचाई गई। लोग मलिका का नाम सुनकर गुस्से से खौलने लगते थे। जाहिर है मलिका के बारे में हर बात सच नहीं थी, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि जितनी अफवाह क्रांति के दौर में फैलती है उतनी आम हालातों में नहीं फैलती। इधर मलिका क्योंकि अपनी जनता से बिल्कुल कटी हुई थी, इसलिए उसे जनता की नफरत का बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था, और अगर अंदाजा था भी तो उसने कोई खास परवाह नहीं की, अपनी दिलचस्पियों में ही मसरूफ रही। जब अपने बंगले से इसका दिल भर गया तो उसने शाही महल के बागात के डिजाइन्स बदलवा दिए और अपने शौक के लिए महल के अंदर एक छोटा सा गांव भी बनवाया। जैसे आज की दुनिया में लोग घूमने फिरने या शौक के लिए हट्स में जाकर रहते हैं, ठीक इसी तरह मलिका भी इस गांव में आकर कई कई दिनों तक ठहरती थी। लेकिन इस बात को भी जनता में खूब नमक मिर्च लगाकर मलिका की अय्याशियों के सबूत के तौर पर ही पेश किया गया। जनता और मलिका के बीच में नफरत इतनी बढ़ गई थी कि एक बार जब मलिका ने एक हाथ में फूल पकड़कर एक सादा सफेद लिबास में अपनी तस्वीर बनवाई तो जनता नाराज हो गई कि मलिका ने शाही लिबास के बजाय सफेद लिबास पहनकर फ्रांस की तौहीन की है। जब मलिका को जनता की नाराजगी का पता चला तो इसने शाही लिबास पहनकर एक नई तस्वीर बनवाई और पुरानी तस्वीर को हटा दिया। लेकिन जनता की नफरत कम नहीं हुई। फ्रांसीसी जनता की नफरत की हद ये हो गई थी कि जब मलिका शाही लिबास पहनती तो कहा जाता है कि वो फिजूल खर्ची कर रही है, और जब सादा लिबास पहनती तो ये कहा जाता कि ये मलिका जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि पेरिस की वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाए जो शाही महल को महंगे लिबास या कपड़े सप्लाई करती थी। यानी जनता अब मलिका से किसी भी हाल में खुश नहीं थी। और जानते हैं मलिका की अय्याशियों और स्कैंडल्स के किस्सों के साथ इस पर लगा सबसे बड़ा इल्जाम क्या था? वो ये कि शादी के 7 साल बाद भी वो बेऔलाद थी, और 18वीं सदी के फ्रांस में बेऔलाद होना ये सिर्फ औरत का जुर्म समझा जाता था। फ्रांसीसी जनता के लोग चाहते थे कि मलिका तख्त का वारिस यानी लड़का पैदा करे, इसलिए पहले तो मलिका को बेऔलादी के ताने दिए गए, और फिर जब इसके यहाँ पहली बेटी पैदा हुई तो लोग और भी ज्यादा नाराज हो गए। भले ही बाद में मलिका के यहाँ 2 बेटे भी पैदा हुए, लेकिन एक बार जनता जिससे नफरत कर ले फिर उसकी हर बात में कीड़े ही निकाले जाते हैं। लेकिन जनता की नफरत सिर्फ मलिका के हिस्से में ही नहीं आई,
बल्कि बादशाह भी जनता की नफरत का शिकार हो रहा था। जी हाँ, लुईस द 16 ने शुरू में तो जनता को कुछ राहत दी थी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उसकी शोहरत का ग्राफ गिरने लगा था। एक तरफ तो इसे जोरू का गुलाम होने के ताने मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ इसके अपने दरबार इसके खिलाफ हो चुके थे। ये लोग क्योंकि टैक्स नहीं देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बादशाह पर दबाव डाला कि अपने फाइनेंस मिनिस्टर टरगट को ओहदे से हटाओ और टैक्स रिफॉर्म से हमारी जान छुड़ाओ। उधर मलिका भी टरगट से नाराज थी, क्योंकि वो मलिका को फिजूल खर्चियों पर टोकता था। इसलिए अब दरबारियों के साथ साथ बादशाह को मलिका के विरोध का सामना भी था। बादशाह तो पहले से ही कमजोर था और राजपाट को अपने लिए बोझ समझता था। कहते हैं कि एक बार इसके वजीर ने इस्तीफा दिया तो बादशाह ने बड़ी हसरत से कहा, काश मैं भी इस्तीफा दे सकता। और अब जब मलिका और दरबारियों ने इसे मजबूर किया तो बादशाह ने अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने फाइनेंस मिनिस्टर टरगट को हटाकर मालदारों पर लगे टैक्सेस खत्म कर दिए। यूं जनता बादशाह और मलिका दोनों के ही सख्त खिलाफ हो गई। बात सिर्फ टैक्स रिफॉर्म्स की ही रहती तो भी शायद ज्यादा कुछ मसला नहीं रहता, लेकिन लुईस द 16 ने भी अपने दादा की तरह एक ऐसा फैसला किया जिसे जनता कभी भी माफ नहीं कर सकी, और वो फैसला था जंग का फैसला। इस फैसले के लिए माहौल यूं बना कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी जनता ने ब्रिटेन से आज़ादी लेने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी फौज ने ब्रिटेन को हराया भी सही, लेकिन जाहिर है किसी ताकतवर देश के सपोर्ट के बगैर अमेरिका के लिए आज़ादी हासिल करना आसान नहीं था। लुईस द 16 के दादा ने 7 साल जंग में ब्रिटेन से हार का सामना किया था। उस वक्त भले ही लुईस खुद बहुत छोटा था, लेकिन अपने दादा की बेइज्जती का एहसास करके वो अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। इसी वजह से जब अमेरिका और ब्रिटेन की जंग शुरू हुई तो लुईस ने समझ लिया कि ब्रिटेन से अपना हिसाब चुकता करने का यही सही मौका है, और वो अमेरिका की मदद के लिए मैदान में उतर पड़ा। इस जंग में फ्रांस और अमेरिका ने ब्रिटेन के अंग्रेजों को जबरदस्त तरीके से हरा दिया। जंग का क्लाइमैक्स अक्टूबर 1781 में तब हुआ जब ब्रिटेन के जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 7,500 फौजियों के साथ अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के दरिया किनारी शहर यॉर्कटाउन में फंस गए। फ्रेंच नेवी और आर्मी ने अमेरिकियों से मिलकर ब्रिटेन फौज के फरार होने के सारे रास्ते बंद कर दिए। आखिरकार 19 अक्टूबर 1781 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अमेरिका की आज़ादी की जंग के हीरो जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने हथियार डाल दिए। यॉर्कटाउन में ब्रिटेन की हार के बाद अमेरिका आज़ाद हो गया और फ्रांस ने अपनी पहले की 7 साल जंग में हुई हार का बदला ले लिया। इस जंग की एक और दिलचस्प बात यह थी कि इसके शुरू होने तक बादशाह और मलिका के रिश्ते भी कुछ बेहतर हो गए थे। जंग शुरू होने के बाद मलिका ने हर महफिल में बादशाह का साथ दिया। यहाँ तक कि जब फ्रांसीसी नेवी ने ब्रिटेन को हराया तो मलिका ने अपने बालों को फ्रांसीसी समंदरी जहाज के स्टाइल में डिजाइन करवा लिया। लेकिन ऐसा करने से फ्रांसीसी जनता की मलिका से नफरत में और बढ़ोतरी ही हुई, क्योंकि फ्रांस की जनता इस जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी। और मलिका ने जब जंग की हिमायत की तो जनता को यही लगा कि ये जंग भी मलिका ने ही शुरू करवाई है। यहाँ तक कि फ्रांस ने जब ये जंग जीत ली तो भी जनता खुश नहीं हुई, क्योंकि इस जंग से आम आदमी को कोई फायदा या राहत नहीं मिली थी। फ्रांस ने 7 साल जंग में हारकर कुदरती वसाइलों से परे जो इलाके खोए थे वो उसे वापस नहीं मिले। इस जंग के अंदर सिर्फ वेस्ट इंडीज में टोबागो और अफ्रीका में सीनेगल का इलाका इसे मिला। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जंग के खर्चे की वजह से फ्रांस का शाही खजाना बिल्कुल ही खाली हो गया। कहा जाता है कि इस जंग में फ्रांस के इतने पैसे खर्च हुए थे कि उतने पैसों से 70 लाख फ्रांसीसी लोगों का 1 साल तक पेट भरा जा सकता था। यानी बादशाह के खुद के बदले की कीमत गरीब फ्रांस की जनता ने चुकाई। इसी वजह से अमेरिका की आज़ादी की जंग फ्रांस की जनता के जहनों में एक बड़ी क्रांति ले आई। इन सबको ये यकीन हो गया कि अगर इन्हें बड़े बड़े टैक्सेस से आज़ादी और पार्लियामेंट में ज्यादा सीट चाहिए तो इनको भी अमेरिका की जनता की तरह बादशाह का मुकाबला करना होगा, चाहे इसके लिए हथियार क्यों न उठाने पड़े। फ्रेंच जनता की इस बगावत भरी सोच का पहला पत्ता तब सामने आया जब बादशाह ने जंग के बाद अपना खाली शाही खजाना भरने के लिए नए टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। इस बार जनता ने इस टैक्स का विरोध इस तरह से किया कि हर सूबे की लोकल असेंबलीज ने ये टैक्स ऑर्डर पास करने से इनकार कर दिया। यूं फ्रांस के इतिहास में पहली बार जनता ने बादशाह के अधिकार या ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। बल्कि फ्रांस में ये बातें होने लगी कि देश का नया संविधान तैयार किया जाए जिसमें बादशाह के बजाय पार्लियामेंट को ज्यादा ताकत दी जाए। लेकिन अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई से फ्रांस की जनता को हौसला तो मिल गया था, मगर इनको नई रियासत या देश में जनता की हैसियत
पार्लियामेंट और जनता के अधिकारों से जुड़े नजरियों की अमेरिका से भी ज्यादा जरूरत थी और इस नजरिए के लिए बाद में वो एक भिखारन के शुक्रगुजार हुए। ये भिखारन कौन थी? कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद एक बूढ़ी औरत लोगों के बीच भीख मांग रही थी। अचानक ही किसी ने कहा, अरे ये औरत तो हमारे अधिकारों की बात करने वाले रोसो साहब की बीवी है, आओ हम सब मिलकर इसकी मदद करें। अब सारे लोग इस औरत के गिर्द इकट्ठा हो गए। लोग इस भिखारन को पैसे भी देते थे और इसका शुक्रिया भी अदा करते थे। वजह ये थी कि इनका पति रोसो, जो फ्रांस की क्रांति के 11 बरस पहले मर गया था, वही इस क्रांति की वजह बना था। रोसो 18वीं सदी में यूरोप में आने वाले एज ऑफ रीजन के बड़े फिलोसोफर्स में शामिल है। वैसे तो उस दौर में वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू जैसे लोगों ने भी बहुत नाम पैदा किया, लेकिन इतिहासकार ने इसी बात को माना है कि फ्रांस में क्रांति की सबसे बड़ी वजह रोसो की फिलोसॉफी थी। रोसो की सबसे मशहूर किताब का नाम कॉन्ट्रैक्ट सोशल है। इसे आप हिंदी में सामाजिक करार भी कह सकते हैं। इस किताब में रोसो ने रियासत, हुकूमत, सभ्यता और समाज का बिल्कुल ही एक नया नजरिया पेश कर दिया। इस किताब की सबसे अहम बात जिसने पूरे फ्रांस में तहलका मचा दिया वो ये थी कि किसी भी देश का हर शहरी इसका हुक्मरान होता है, तो देश किसी बादशाह, किसी मालदार समूह या किसी धार्मिक लोगों के बाप की जागीर नहीं, बल्कि सारी जनता ही देश की मालिक है। जनता की मर्जी के बगैर ना तो हुकूमत या सरकार बन सकती है, ना टैक्स लग सकता है, ना किसी जंग में हिस्सा लिया जा सकता है। रोसो ने यह भी करार दिया कि इंसान फितरी तौर पर आजाद पैदा हुआ है, इसलिए इस पर कोई भी कानून लागू नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि एक समाज में मिलजुल कर रहने के लिए इंसान ने अपनी कुछ आजादियां खुद खत्म करके समाज के बनाए कानून पर चलना शुरू कर दिया है और इसी के बदले में रियासत या सरकार इसकी जानो माल की हिफाजत करने की पाबंद है। यानी रोसो ने लोकतंत्र की एक साफ सुथरी तस्वीर सामने रखकर बादशाहत और धार्मिक समूह की हुकूमत के खिलाफ खुला ऐलान जंग कर दिया था। घर घर में रोसो की फिलोसॉफी की बातें होने लगी। अब फ्रांस की जनता जो हालात से समझौता करके और अपनी तकलीफों को तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर बैठी थी, वो जनता अब एकदम पुरजोश हो गई थी, क्योंकि इन्हें मालूम हो गया था कि वो अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। नौकर से मालिक बनने का ये एहसास उनके लिए नया भी था और बहुत ताकतवर भी। भूख से मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक आ गई और जनता अब क्रांति और आजादी की प्लानिंग करने लगी। नए पुरजोश क्रांतिकारियों में वो नौजवान भी था जिसने पहले कभी बादशाह की शान में नारे लगाए थे और इसी नौजवान ने आने वाले वक्त में कातिल की हैसियत से बादशाह का सामना करना था। इस शख्स का नाम मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। ये पेशे के लिहाज से एक वकील था, लेकिन भाषण या स्पीच देने में पूरे फ्रांस के अंदर इसका कोई बराबरी करने वाला ही नहीं था। आम फ्रांसीसी नौजवानों की तरह वो भी क्रांति और बदलाव चाहता था, लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये मॉडर्न दुनिया में पहला मौका था जब किसी देश की जनता दूसरे देश की ताकत से आजादी के लिए नहीं, बल्कि अपने ही देश का निजाम बदलने के लिए क्रांति की तैयारी कर रही थी। यानी एक ऐसी क्रांति आने वाली थी जो बाद में आने वाली हर क्रांति इंसानों के अधिकारों के हर चार्टर और हर फिलोसॉफी की बुनियाद बन गई। तो बादशाह की नादानी, मलिका की कमजोरी, अमेरिका की जंग आजादी और रोसो की फिलोसॉफी ने फ्रांस की क्रांति की बुनियादें रख डाली। लेकिन एक चीज इन सब पर बाजी ले गई और वो थी रोटी। आखिर एक रोटी ने फ्रांस में कैसे क्रांति बर्पा कर दी? बादशाह अपने ही खिलाफ क्रांति लाने वालों के साथ मिल गया। ये अनहोनी कैसे हो गई, ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।